गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक होगा जिस पर हम आज चर्चा करेंगे वह टॉपिक क्या क्या होगा एक बार देख लीजिए। तो जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटेन के अंदर जो हुआ था उसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे कि इस सम्मेलन की मुख्य घटना क्या हुई, और इसके बाद देखेंगे कि ये सम्मेलन पूरा होता है और उसके बाद जो अन्य घटना घटती है एक क्रम से, जैसे कि मुक्ति दिवस मनाते हैं ना, मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है। और उसके बाद जो देखेंगे मुख्य बात जो आज चर्चा होगी वह अगस्त प्रस्ताव पे होगी कि जैसे ही भारतीय जो द्वितीय विश्व युद्ध उस समय जो चल रहा था और भारतीयों का जो समर्थन लेने के लिए ब्रिटिशी लोग जो थे वो भारतीयों को क्या उपाय सुझा रहे थे, क्या मांग मनवा रहे थे अपनी, है ना। इस पर आज चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आज चर्चा करने से पहले जो दो मुख्य टॉपिक है जो बीच में हम जिनका उल्लेख मतलब पूरा विस्तार से करेंगे तो वह क्या है। जैसे कि मुक्ति दिवस के अंतर्गत आता है, मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी जो पृष्ठभूमि देखेंगे कि जैसे रहमत अली जो एक लाहौर का जो एक स्टूडेंट था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत, तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग सबसे पहले की थी। ये हम सभी जानते हैं ना सभी कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले की थी। तो हमें ये पता होना चाहिए पाकिस्तान वर्ड के अंदर कितने जो वहाँ के जो प्रांत है उनका उल्लेख है, क्योंकि ऑप्शन में आता है 3, 4, 5, 6 नाम के अंदर ही है सब कुछ मेंशन। तो आपका इसके फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो इसके देखते हैं इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले पाकिस्तान की, इसमें कौन कौन से स्टेट मेंशन है। तो जैसे इसमें पी किसको डिनोट करता है, तो ये पी डिनोट करता है पंजाब को, किसको, पंजाब को। और ए जो आज का अफगानिस्तान है, जो अलग एक कंट्री है, उसको डिनोट करता है। KI कश्मीर को। एस उस समय जो मतलब कि सिंध, पंजाब एंड सिंध बोलते हैं ना, तो जो सिंध प्रांत है ये उसका उल्लेख है। और जो तान है ना ये, तो ये है बलूचिस्तान। क्या, बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान वही है जहाँ से मलाला यूसुफजाई जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, ये किस प्रांत से आती है, बलूचिस्तान से, है ना। इन्होंने जो भारतीयों को सपोर्ट करने के लिए जब प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ गए थे, इन्होंने कहा था वी सपोर्ट मोदी, है ना। जो अक्सर जो दंगे होते हैं, जो अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ ये प्रांत है और यहाँ पे ही दंगे होते हैं, भारतीयों को ये समर्थित करते हैं, समर्थन देते हैं अपना। सर एक क्वेश्चन था हमारा। जी 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 सर ये ना बीच बीच में शब्दावली आती है, कभी गवर्नर जनरल लिखते हैं, कभी वायसराय लिखते हैं। जी 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 तो ये दोनों मतलब एक ही माने जाएंगे या कुछ डिफरेंस होता है इसमें? नहीं, देखते हैं इसके बारे में। ये अक्सर हमें इस चीज़ में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है, क्योंकि कभी तो बोलते हैं कि बंगाल का गवर्नर हुए हैं, फिर वो बंगाल का गवर्नर ही बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। फिर देखते हैं 1828 में जब बेंटिक आते हैं कि गवर्नर जनरल से बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है 1828 में, है ना। उसमें देखते हैं जब बेंटिक आता है। तो फिर अब जब महारानी का जो अधिनियम आता है 1857 की क्रांति के बाद, उसमें हम देखते हैं कि भाई उसमें जो अधिनियम के अंतर्गत तो जो मुख्य बात है वो अधिनियम में हम आपसे सारी करेंगे कि कैसे भारतीयों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन उस समय होता था उसके बारे में जानेंगे, कि जो वेतन भारतीयों को कितना मिलता था, उसी पद पर ब्रिटिश लोगों को कितना वेतन मिलता था, या अन्य बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे। लेकिन मुख्य बात जो आपने क्वेश्चन में पुटअप की है कि जो एक गवर्नर जनरल और वायसराय के बीच में जो डिफरेंस है, कई जगह लिखा होता है कि प्रथम जो अंतिम जो गवर्नर जनरल है भारत का वह कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और फिर बोलते हैं कि प्रथम वायसराय कौन था, वह बोलते हैं वो भी लॉर्ड कैनिंग। और फिर बाद में बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। एक ही बुक में लिखा हुआ है, ऐसी ये बहुत सारे ऐसे भ्रम में रहते हैं सभी स्टूडेंट्स भी, कि उसमें लिखा है कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, नीचे की लाइन में लिखा है तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन फिर लिखा है उसमें कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कौन था, प्रथम भारतीय कौन बना, सिराज गोपालाचारी। वहां पर गवर्नर जनरल वर्ड फिर से लिख दिया गया। तो हम क्या दोनों वर्ड्स को मानेंगे या इसमें से एक हमें चूज करना पड़ेगा? बेसिक डिफरेंस क्या होता है, विद एग्जांपल बताइए। जी, इसमें एग्जांपल के साथ आप समझिए इसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर आप अच्छे से साथ समझ लेते हैं तो ये आपको कभी भी इस चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखो बेसिक एग्जांपल, जैसे ही 1858 का जो अधिनियम आता है उसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल का जो पद है वह समाप्त नहीं होता। इसमें क्या है, क्योंकि जो भारतीयों का जो विशेष तौर पर जो उस समय जो भारतीय अधिनियम जो लागू होते थे उसको अगर लागू करता था, उसको कौन करता था, गवर्नर जनरल। जो अगर भारतीयों के तहत कोई भी अधिनियम आते थे, जैसे उसके बाद भी अधिनियम आए ना सारे 1909, 1919, तो इसको अधिनियम को कौन लागू करता था, कौन, गवर्नर जनरल। लेकिन अगर ब्रिटिश जो महारानी थी उस समय, जो एलिजाबेथ महारानी थी, अगर उसका कोई आदेश आता था, उसका कोई ऑर्डर वहाँ से आता था, आज्ञा पत्र,
तो वो तब गवर्नर जनरल किस रूप में कार्य करता था, वो तब वायसराय के रूप में कार्य करता था। तो आपको ये बात अवश्य रूप से समझनी चाहिए कि गवर्नर जनरल का जो पद है वह समाप्त नहीं हुआ, वो समानांतर चलता रहा, किसके, वायसराय के। बस बशर्ते आपको ये याद रखनी है, जो भारतीय संबंधी जो अधिनियम यहाँ से पास होते थे उस समय वही व्यक्ति गवर्नर जनरल का कार्य करता था, और ब्रिटिश जो ऑर्डर आते थे महारानी के तो उस समय वायसराय का। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, 2-3 एग्जाम्पल से हम आपको इसको समझाते हैं। आप एक बात देखिए, अभी अप्रैल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। तो इस चुनाव के अंतर्गत आप देखना, जिला निर्वाचन जो अधिकारी होता है, ये जो अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको ही नियुक्त होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्यों नियुक्त होता है, देखो वो तो डीएम के पद पर चयनित हुआ था, तो उसको जिला निर्वाचन अधिकारी का जो अलग पद है इसके अलग से सैलरी मिलती है, नहीं। इसमें ऐसा होता है कि एक पदेन जो एक्स ऑफिशियो एक पद होता है, उसमें क्या होता है कि जब कुछ व्यक्ति की जो पदाधिकारी की कमी होती है तो एक व्यक्ति को ही 2-3 पद दिए जाते हैं। कैसे, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो दंडाधिकारी का तो अपना कार्य करता ही है, अब जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्य करेगा। अब इसके लिए अप्रैल में ही चुनाव जो है संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद वह पद समाप्त हो जाएगा। जब चुनावी समाप्त हो जाएंगे तो, है ना, तो इसी प्रकार से आप देखना, जैसे आपकी नगर पालिका में नगर परिषद के अंतर्गत कौन होता है अधिकारी, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम। तो वहाँ देखना आप, पद तो मजिस्ट्रेट के रूप में होता है यानी कि दंडाधिकारी बनता है, लेकिन वहाँ पे आप ये देखना जो मंडी जो परिषद होती है, मंडी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भी कौन होता है, एसडीएम सर होता है। जो वहाँ की जो सूची जारी करता है, वहाँ की जो उसके रेट की या उससे संबंधित जो भी व्यक्ति, तो सूची कौन जारी करता है, एसडीएम। तो वो तो पद एसडीएम के रूप में हुआ था, लेकिन वो क्यों कार्य करता है, उसको एक्स्ट्रा एक पद मिला हुआ है ना। यही बात अगर हम देखते हैं, इसको सबसे बढ़िया, अगर आप इस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए। गुजरात के जो सीएम थे उस समय, जब उसके बाद जब भारतीय पीएम बने तो कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। 2014 में तो बने भारतीय पीएम, ये उससे पहले गुजरात के सीएम थे। अब ये थोड़ा है कि गुजरात का पीएम जो सीएम का पद है वो समाप्त हो गया और अब भारतीय पीएम बन गए, नहीं। गुजरात का सीएम तो अलग अलग वहाँ चलता रहा, गुजरात नेक्स्ट सीएम आया, लेकिन ये भारतीय पीएम के रूप में कन्वर्ट हो गए। हो गया डाउट क्लियर हुई? थैंक यू सर। सर आज समझ में आया, आज क्लियर हुआ है डाउट हमारा। अच्छा। हम भ्रम में रहते थे सर कि हम कई सालों से यही पढ़ रहे हैं। हाँ, जो जैसे कि ये जो गाइड बुक होती है, कब से हुआ था वैसे, उसमें ये गवर्नर जनरल को जो इसमें चेंजिंग हुआ, ये वायसराय भी कहा गया, और दोनों पद पैरेलल चले थे, समानांतर चले थे। ये 1858 का जब अधिनियम आता है, 1857 की क्रांति के बाद जब अधिनियम आता है, और जो लॉर्ड कैनिंग जो समय जो अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा था, घोषणा पत्र, हाँ, जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र होता है ना, उसको। और ये जो इसको कहाँ पे पढ़ा गया था, एक बार ये बताते, इलाहाबाद के मिंटो पार्क के अंतर्गत इसको पढ़ के सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, है ना। तो उसके अंतर्गत और जो अन्य बातें हैं, मुख्य बातें हैं, उसको तो हम उसमें ही मेंशन करेंगे जब हम अधिनियम का एक वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। तो आज का जो बेसिक जानकारी, जो आज का जो चैप्टर होने वाला है, वो करेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। इससे पहले प्रथम और द्वितीय हमने जानी कि भाई इसमें किन व्यक्तियों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, उसमें मुख्य मांग गांधी जी द्वारा क्या रखी गई, उसको गांधी जी की मांग जब नहीं मानी गई क्योंकि वहाँ सांप्रदायिकता को लेकर, है ना, विवाद उत्पन्न हो गया था। जिन्ना साहब अपनी अलग मांगे रख रहे थे, अंबेडकर जी की अपनी अलग मांगे थी, तो इसमें जो उनके निजी हित जो थे वो टकराव हो गए और गांधी जी भारत वापस आ गए। और हमने बताया था किस जात से आए थे, बेंस्टियाना नामक जात, जो कि इटली का एक पोर्ट था, और भारत में कहाँ पे वापसी की थी, बम्बई के अंदर। और बम्बई के अंदर उन्होंने कहा था कि मैंने भारतीयों को बट्टे नहीं लगने दिया, है ना, खाली हाथ जरूर लौटा हूँ लेकिन भारतीयों को बट्टा नहीं लगने दिया। तो इसी प्रकार देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इससे संबंधित जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य फैक्ट्स हैं, जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी बातों का इसमें उल्लेख करेंगे, है ना। तो आप सबसे पहले जानकारी ये होनी चाहिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमने पता है कि ये कब से लेकर कब तक स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, है ना, द्वितीय तृतीय, क्योंकि ये ऑर्डर के रूप में क्वेश्चन बन जाता है। सांप्रदायिक पंजाब गांधी इरविन समझौता होता है ना, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, ये पूना पैक्ट होता है, इसको एक क्रम के रूप में क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपको याद रखना इसलिए जरूरी है कि 17 नवंबर 1932 को ये शुरू हुआ था, कहाँ पे, लंदन के जेम्स पैलेस में। ये बात ध्यान रखनी है, जो गोलमेज सम्मेलन ये 3 नहीं हुए थे, गोलमेज सम्मेलन तो एक ही था। इसके विभिन्न जो चर्चा करने के लिए 3 बार ये बुलाया गया था, है ना, कोई अलग से वो नहीं था, ये मुद्दा एक ही था। मुद्दा क्या था, जो संवैधानिक सुधार हो रहे थे, जो संविधान पर वो जो साइमन कमीशन आया था उसके प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए, यानी कि सांप्रदायिकता के जो आधार जो समूह उत्पन्न हो रहे थे उस पर चर्चा करने के लिए, उसी पर विभिन्न स्तर थे, 3 स्तर थे, है ना, गोलमेज सम्मेलन के।
तो ये कब 17 नवंबर 1932 को। और आपको पता है इस समय जो वायसराय जो भारत का कौन बन रहा था, लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन। आज आपको एक ये डाउट भी क्लियर हो जाता है कि लॉर्ड ही क्यों लगाते हैं अपने नाम के सामने, विलिंगटन या लॉर्ड इरविन, है ना, लॉर्ड कर्जन, ये लॉर्ड ही क्यों लगाते हैं अपने नाम के सामने सभी। तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जो ब्रिटेन का जो संसद है उसका जो अपर जो है, अपर जो वहाँ का जैसे अपने यहाँ भारत में होता है ना राज्यसभा और लोकसभा, जो दो वो होते हैं, दो सदन होते हैं, ऊपरली सदन कौन सा होता है, राज्यसभा। इसी प्रकार से वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जो वहाँ की जो संसद का, तो वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये लॉर्ड्स लगाते थे अपने नाम के सामने, है ना। तो लॉर्ड विलिंगटन उस समय क्या था, वायसराय था। इससे पहले जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कौन था, इरविन था, है ना। ये क्रम याद रखना है, ये कब से कब तक रहा था, 1931 से 1936 तक। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद जैसे आता है लिनलिथगो, तो क्रम से पढ़ना है इसको, है ना। इस चीज़ में बात ध्यान रखनी है, जैसे प्रथम जो वो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें 89 लोगों ने हिस्सा लिया था, द्वितीय में 36 ने, तृतीय में 46 ने, है ना। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। और इसमें लेबर पार्टी उस समय जो ब्रिटेन में जो 3 पार्टी स्थापित थी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया था। और अब कांग्रेस ने तो हमें पता ही है कि ना प्रथम में और ना तृतीय में अपना अधिवेशन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें भाग नहीं लिया, द्वितीय में लिया था महात्मा गांधी जी ने, है ना। ये ध्यान रखनी है। और जिन्ना जी ने भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था, प्रथम और द्वितीय में किया था। फजलुल हक ने भी, है ना, फजलुल हक के बारे में बताया था कि फजलुल हक प्रथम और द्वितीय में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, ये जो बाद में बंगाल कृषक पार्टी की स्थापना करते हैं और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहते हैं, है ना, बंगाल। जी जी, इसमें श्वेत घोषणा पत्र आता है सर। जी जी, ये क्या था सर? ये श्वेत घोषणा पत्र, जैसे ये सम्मेलन जो तीनों सम्मेलन कंप्लीट होते हैं, भारतीयों को जो संवैधानिक उपबंध जो प्रबंध जारी करने के लिए ये पत्र लाया जाता है, जो संवैधानिक जो सुधार होते हैं उससे संबंधित, है ना। ये उसको संबंधित करने के लिए होते हैं। उस पर घोषणाएं लिखी गई थी। जी, उस पर घोषणा लिखी गई थी संवैधानिक। और फिर इन संवैधानिक उपबंध के ऊपर एक समिति बनाई गई थी। ये जो श्वेत पत्र मार्च 1933 के अंतर्गत आया था और इसी के अंतर्गत एक समिति बनाई थी अप्रैल 1933 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, लॉर्ड लिनलिथगो ने। जब तक लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय नहीं बना था, वायसराय उस समय कौन कार्य कर रहा था, विलिंगटन अध्यक्षता की थी इस समिति की, जो एक प्रवर समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, लॉर्ड लिनलिथगो ने, है ना। 11 नवंबर को इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट पेश की, 11 नवंबर को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। और इसी के बाद आगे देखते हैं कि भाई जैसे ही इसी के आधार पर फिर जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उसमें जो विस्तार से पढ़ेंगे जब अधिनियम पढ़ेगा ना, तो थोड़ा देखते आगे बेसिक, क्योंकि हम गांधीवादी जन आंदोलन पढ़ रहे हैं, विशेष तौर पर उनको ही फोकस करते पड़ेंगे। अब आगे की घटना जो देखते हैं कि कांग्रेस जो सरकार जो उसमें चुनाव में हिस्सा लेती है, चुनाव में हिस्सा क्यों लेगी, उन्होंने बोला था कि जो प्रांतीय जैसे जो वायसराय रहेगा वो आपको इसमें आपका कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो उन्होंने चुनाव में हिस्सा लेती है 1937 में। और आपको पता है कितने प्रांतों में उन्होंने अपनी सरकारें बनाई। लेकिन 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही स्टार्ट होता है और भारतीयों की बिना इच्छा के उन्होंने भारतीयों को उसमें शामिल करने की जो घोषणा की और उस समय जो आपातकाल लगाया, उससे रुष्ट होकर इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था, है ना। और जैसे इन्होंने त्याग पत्र दिया, मुस्लिम लीग और अम्बेडकर ने मुक्ति दिवस मनाने का एक निर्णय लिया, है ना, 22 दिसंबर 1939 को। कब? 22 दिसंबर 1939 को। तो मुक्ति दिवस कई बार आ जाता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो मुक्ति दिवस या धन्यवाद एवं धन्यवाद दिवस ये आपको याद रखना है ना। इसी के ऊपर फिर जैसे 1940 का एक अधिवेशन होता है, 1940 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ये आप यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित ये बात याद रखना, ये इसको बोलते हैं सबसे युवा जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, कौन बना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन इससे पहले ये अध्यक्षता कब की इन्होंने, 1923 में उन्होंने अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में। और सर्वाधिक समय तक रहने वाले जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे देश आज़ाद होने से पहले, वे कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। तो ये अगस्त प्रस्ताव क्या था, अगस्त प्रस्ताव यह था क्योंकि जो भारतीय थे वे क्या मांग कर रहे थे कि केंद्र में जो राष्ट्रीय सरकार बने, अंतरिम जो सरकार बने उसमें भारतीयों की बने, है ना। लेकिन इन्होंने एक अगस्त प्रस्ताव रखा, किन्होंने, उस समय जो वायसराय था कौन, लिनलिथगो, और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को रखा गया था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं, है ना।
तो उन्होंने क्या मुख्य जो अपनी घोषणा में रखी अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत वे बातें क्या क्या थी कि भारतीयों को जैसे युद्ध समाप्त होगा औपनिवेशिक स्वराज्य हम प्रदान करेंगे, स्थापित होगा भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य। लेकिन औपनिवेशिक स्वराज्य की तो बात नहीं की थी, औपनिवेशिक स्वराज्य की बात तो काफ़ी पहले हो चुकी थी, अभी तो पूर्ण स्वराज्य की बात हो रही थी, है ना। और मुख्य मांग ये क्या थी कि जो वायसराय की जो सलाहकार समिति है ना उसका विस्तार करेंगे और उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। तीसरी जो घोषणा इन्होंने की कि अल्पसंख्यकों की जो स्वीकृति के अभाव में संवैधानिक परिवर्तन नहीं होगा। अल्पसंख्यक हमने आपसे बताया, अल्पसंख्यक के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति इन्होंने रखे, ईसाई लोग, सिख लोग, यूरोपीय लोग, दलित लोग, ये अल्पसंख्यक के अंदर थे। इनके बोला कि अगर ये नहीं चाहेंगे तो हम इसको संवैधानिक परिवर्तन नहीं करेंगे। चौथी जो इन्होंने घोषणा की, युद्ध के पश्चात एक संवैधानिक जो विकास की समस्या पर विचार किया जाएगा, युद्ध के पश्चात, है ना। अंतिम जो इनकी जो घोषणा थी वह थी युद्ध सलाहकार समिति में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, है ना। तो ये इसकी अगस्त प्रस्ताव की घोषणा थी जिसको भारतीयों ने नकार दिया। मुस्लिम लीग ने इसलिए नकार दिया क्योंकि वह पाकिस्तान की मांग पर अड़िग थी, है ना। भारतीयों को जो भारत का विभाजन चाहती थी और भारतीयों ने भी जैसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इनको नकार दिया, है ना। तो आज का जो टॉपिक था अगस्त प्रस्ताव तक रखते हैं, और जो अन्य टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है और उसमें कैसे क्रिप्स मिशन भारत आता है, क्या घोषणा अपनी वो करता है, और उसके बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो उसके बारे में कंप्लीट एनालाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। तो कल करते हैं उसके बारे में बात, है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।